तो पता चला कि कुछ याद ही नहीं। Hello, my name is Dr. Komal Swati. Recently, I have cleared my NEET PG and got admission into Obs and Gynae department in a government college. So this video is not about how you should prepare for your exams. This video is only about how I prepared for my exam. Everyone is different. If you really want to prepare, then there are many strategies. But you should make your own strategy. So I started my preparation जब 6 महीना बचा हुआ था. लेकिन ऐसा नहीं था कि हमको कुछ नहीं आता था. During my professional exams, I had watched all the videos of Marrow and सारा नोट्स भी पढ़ा हुआ था. लेकिन फर्स्ट ईयर का हम कुछ नहीं पढ़े थे, कभी कोई वीडियो से नहीं देखे थे. मेरा ज़ीरो नॉलेज था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम कुछ पढ़े ही नहीं थे. एक्चुअल हम सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू किए थे, बट सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही पढ़ते थे, वीडियो देख लेते थे और सारा टॉपिक्स पढ़ के चले जाते थे. लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से कभी नहीं पढ़े कि नीट पीजी एग्ज़ाम देना है. अभी बस 6 महीना बाकी था और लगा कि इतना कुछ नहीं पढ़ पाएंगे 6 महीने में, तो बहुत लिमिटेड पढ़ना चाहिए. और इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद हम ये डिसाइड किए कि हम रैपिड रिवीजन पे फोकस करेंगे, क्योंकि रैपिड रिवीजन में सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही दिया हुआ है और यही पहले याद हो जाए यही बहुत है. क्योंकि 80% तो वही क्वेश्चंस आते हैं इम्पॉर्टेंट वाले और 20% कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं. सो वाई फोकस ऑन 20% जब मेरे पास 80% प्रेजेंट है. उसके बाद हम सोचे थे कि 5 रिवीजन करेंगे, एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले 5 रिवीजन तो होना ही चाहिए, तभी ना याद रहेगा सब कुछ. लेकिन 5 रिवीजन बहुत होता है और 6 ही महीना बचा हुआ था और फर्स्ट ईट के बाद तो अब 2 ही महीना 3 ही महीना बचा हुआ था. हम सोचे कि रिवीजन ज़रूरी नहीं है कि फुल रिवीजन करना ज़रूरी है, तो अलग अलग तरीके का हम रिवीजन किए. आई डिड माई रिवीजन. हम 5 रिवीजन भी किए हैं, किसी किसी सब्जेक्ट्स में 3 किए हैं, किसी किसी में 4 किए हैं, किसी किसी में 2 किए हैं. पर ज़रूरी नहीं है कि सारा रिवीजन एक जैसा हो. सारा रिवीजन अगर एक जैसा करेंगे तो फिर नया कैसे सीखेंगे. क्योंकि अगर हम पढ़ते थे तो सेम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते थे और फिर वही वीक चीज़ मेरा छूट जाता था अगर सेम वे अप टू डाउन अगर हम रीड कर लेते थे तो हम बताते हैं आपको हम कैसे कैसे रिवाइज किए. पहला रिवीजन तो हम वही नॉर्मल की जैसे सब लोग करते हैं. फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक रीड कर लिए. लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं देते थे, कोई भी सब्जेक्ट को हम ज़्यादा समय नहीं देते थे, क्योंकि उससे मेरा क्या होता था, एक तो याद हम 4 दिन दें कि 10 दिन दें, याद तो रहेगा नहीं. तो फिर हम सोचते थे जल्दी जल्दी रीड कर लो और निकलो, क्योंकि फैक्ट्स तो वैसे भी भूलेंगे. उससे अच्छा है 5 बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा. तो पहला रिवीजन में टॉप टू बॉटम पढ़ लिए सारा नोट्स, जिसमें कि हमको 1 मंथ के अप्रॉक्स लग गया. उसके बाद अब क्या हो रहा था कि जब भी कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते थे तो लगता था कि पिछला सब्जेक्ट का भूल गए सब कुछ. तो इसको कंट्रोल करना, मतलब माइंड को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता था कि कि नहीं, जो पढ़ रही हो वही पढ़ो, पीछे का मत सोचो. दोबारा पढ़ लेना उसको, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा पढ़ लेना. तो जो पढ़ रहे हैं वही पहले कंप्लीट करते थे. उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट. और फिर जब 1 महीना हुआ तो पता चला कि कुछ याद ही नहीं है. फिर हम सोचे कि क्या किया जाए, सबको सेम इम्पोर्टेंस तो दे नहीं सकते. तो सेकेंड रिवीजन में हम क्या किए, पहले सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम, इम्पॉर्टेंट मतलब कि वैसे भी रैपिड रिवीजन में तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है. तो इम्पॉर्टेंट मतलब क्या, इम्पॉर्टेंट मतलब जिससे क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से, वो क्वेश्चन हम पहले टिक कर लिए सारा. वो क्वेश्चन टिक करने के बाद कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते थे. जैसे कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को 2 दिन का टाइम दिया है तो फिर उस 2 दिन में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ लेते थे. उसके बाद अगर टाइम बचता था तो आई यूज टू रीड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. उसके बाद सेकेंड रिवीजन के बाद आया थर्ड रिवीजन. तो आई वॉज सो मच कन्फ्यूज्ड कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें. तो हम इस बार सोचे कि रेट्रोग्रेड वाला रिवीजन करते हैं, लेट्स सॉल्व PYQs, और फिर उसमें जो नहीं बनेगा टॉपिक वो वाला जाके पढ़ लेंगे. तो वैसे ही करना शुरू किए. PYQ सॉल्व करते थे और फिर उसका टॉपिक जा करके पढ़ लेते थे. उसके बाद आया फोर्थ रिवीजन का बारी. इस बार सोचे कि कुछ नया करते हैं, तो आई वॉच्ड MCQ डिस्कशन वीडियोज़ and that benefited me a lot. MCQ डिस्कशन वीडियोस मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का एकदम
तरीका ही बदल दिया। मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। तो MCQ डिस्कशन वीडियो से मेरा सारा जो भी हम गलती करते थे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो मेरा बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया। जो जो सब्जेक्ट्स में मेरा वीक था वो सारे का MCQ डिस्कशन वीडियोस देख लिए। कुछ वीडियो का हम LRR वीडियो भी देखे जो कि प्रेप लैडर पे अवेलेबल था, तो वो भी हमको बहुत हेल्प किया, लाइक मेडिसिन। बिकॉज क्योंकि वो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद उसमें जो भी ऑप्शंस दिया रहता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो इट वॉज टाइम फॉर माई लास्ट रिविजन। सो लास्ट रिविजन में हम क्या किए, आई मेड अ प्लान। वैसे तो हम लास्ट रिविजन 2 बार कर चुके हैं, क्योंकि एक बार तो एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया 23 जून वाला, तो 10 दिन पहले का हम बनाए थे एक शेड्यूल जिसमें कि हमको लास्ट रिविजन में क्या क्या करना था। आई हैव टू स्टडी ऑल द 19 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ ऑल द रिव्यूइंग ऑल द GTs, सारा PYQ सॉल्व करना था। और जो भी हम आज तक पढ़े हैं सबको उस 10 दिन में हमको कवर करना था। दैट वॉज माई प्लान। बट 23 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला था अचानक से एक न्यूज़ आता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा रिविज़न कंप्लीट नहीं हुआ था। ऐसा लगा कि भगवान हमको सेकंड चांस दे दिए प्रिपेयर करने का। वैसे भी हम एग्ज़ाम के उसी दिन हम बात कर रहे थे अपने फ्रेंड से कि एग्ज़ाम यार पोस्टपोन हो जाता ना तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता। एंड टू माई सरप्राइज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। मतलब इट वॉज लाइक अ सेकेंड चांस फॉर मी। हमको तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इट वॉज नॉट अ गुड थिंग फॉर मैनी ऑफ देम। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, सेकेंड चांस था मेरे लिए। एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया, बट ये नहीं बताया गया कि कब नेक्स्ट डेट क्या होगा और फिर कब आएगा। तो जब तक नेक्स्ट डेट नहीं आया तब तक हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं पढ़े, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड ऑफ स्टडिंग। 10 दिन में हम इतना पढ़ लिए थे कि अब हिम्मत ही नहीं हो रहा था पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट ही नहीं पता था। और मेरा पुराना आदत है कि डेट नहीं पता रहता है तो सीरियसनेस नहीं आता है, तो फिर कुछ नहीं पढ़े। बट PYQ सॉल्व करते थे उसमें और कुछ GTs भी दिए थे, तो इट वॉज लाइक अ ब्रेक फॉर मी। लेकिन फिर जब डेट आ गया देन आई सीरियसली स्टार्टेड स्टडिंग और सोचे कि जब इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इतने दिन से जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लास्ट में आके छोड़ देंगे तो मेरे से बुरा कौन होगा, मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कौन होगा। इसलिए हम सीरियसली पढ़ने लगे और बहुत मोटिवेटेड रखे अपने आप को कि नहीं, ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, अब एग्ज़ाम वाले दिन तक तो पढ़ना ही। तो लास्ट डे तक पढ़ते रहे हम। और लास्ट रिवीजन में मेरा यही प्लान था बेसिकली कि जो भी हम पढ़े हैं आज तक, जो भी क्वेश्चन बनाए हैं, जो भी रीड किए हैं, उस सबको कवर करना है। मेरा शुरू से ही यही प्लान था कि उतना ही पढूं जितना रिवाइज़ कर पाओ, तो हम उतना ही पढ़े जितना हम रिवाइज़ कर पाए। हाँ, थोड़ा मोड़ा रिवीजन बच गया था लास्ट में, लाइक एनाटॉमी नहीं रिवाइज़ कर पाए थे, रेडियो नहीं कर पाए थे रिवाइज़, बट ओवरऑल हम कर लिए थे सब कुछ। PYQ भी सॉल्व कर लिए थे, GT भी सारा रिव्यू कर लिए थे। तो लास्ट रिवीजन में बेसिकली मेरा यही प्लान था। आई विल टेल यू अबाउट माय डायरी। हम एक डायरी बनाए थे, लेट मी शो यू। ये मेरा डायरी था। इसमें क्या क्या लिखे थे, इसमें हम एक तो वो लिखे थे जो आपको पता है कि रिवीजन जितना रिवीजन करना है करते जाना है। इसके अलावा हम अपना सारा GT का स्कोर्स लिखते थे इसमें। उसके बाद हम इसमें क्या लिखते थे, अपना सारा सब्जेक्ट टेस्ट का स्कोर्स लिखते थे और उसको देखते थे कि इसका कितना आया। इसके अलावा हम डेली लिखते थे कि आज हम क्या पढ़े। रात को सोने से पहले एक बार जरूर लिखते थे कि हम ये पढ़े, इतना MCQ सॉल्व किए। मेरा एक चीज़ था कि शुरू से ही हमको डेली MCQ सॉल्व करना है, मतलब डेली करना है, तो हम डेली सॉल्व कर लेते थे। ज़रूरी नहीं है कि 100 हो, कभी 50 होता था, कभी 150 हो जाता था, कभी 70 हो जाता था, कभी 200 हो जाता था, कभी 300 हो जाता था। तो हर दिन अलग था, लेकिन ये था कि डेली MCQ सॉल्व करना है डेली बेसिस पर। कभी-कभी कुछ दिन छूट गया था, लेकिन आई यूज्ड टू सॉल्व MCQs अ लॉट एंड दैट वाज ओनली द मेन थिंग दैट हेल्प्ड मी इन माय एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम इस डायरी में क्या-क्या लिखे थे, इसमें हम फार्मा का सारा ड्रग ऑफ चॉइस लिखे हैं। इसके अलावा हम इसमें लिखे हैं हार्ड साउंड्स, जो भी हमको वीक लगता था, जैसे कि अलग-अलग टेस्ट जो ऑर्थो में टेस्ट होता है, जैसे शोल्डर डिस्लोकेशन, पेल्विक फ्रैक्चर के लिए जो टेस्ट होता है, फिर अलग-अलग टेस्ट का नाम। उसके बाद सारा निमोनिक्स लिखे थे, जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स में अलग-अलग निमोनिक्स होता है। फार्मा का सारा निमोनिक्स, जैसे कि एंटी ओबेसिटी ड्रग का क्या होता है, जो भी गर्ग सर जितना भी निमोनिक बताए थे वो सारा हम इसमें लिख लिए थे, ताकि लास्ट डे तो सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो सारा निमोनिक पढ़ेंगे ताकि याद आ जाएगा जो भी हमको एग्ज़ाम में करना है। उसके अलावा हम इसमें क्या लिखे थे, हाँ, सारे सब्जेक्ट का निमोनिक लिखे थे, सारे सब्जेक्ट का, फार्मा का, ऑब्सन गायनी का। उसके बाद इसमें हम कुछ स्कोर्स लिखे थे, जैसे कि चाइल्ड टर्कोट बुक स्कोर, और हाँ, सर्जरी का
जितना भी ग्रेडिंग का नाम था, क्लासिफिकेशन का नाम था, लाइक वाटरस्टोन्स क्राइटेरिया, जब हम पढ़ते थे सर्जरी तो सारा लिख लेते थे इसमें, क्योंकि वो सब लास्ट में भूल जाते हैं, वो काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है, जैसे ग्लासगो कॉमा स्कोर, ब्लीड क्राइटेरिया, गुड सॉल्स रूल, टोक्यो कॉन्सेंसस गाइडलाइंस, बिशप स्कोर्स, बाल्थाजार ग्रेडिंग, जो भी था नाम लिख लिए थे कि किस चीज़ का टेस्ट है, किस चीज़ के लिए करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग लिखे थे। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं लिख पाए थे, क्योंकि एक अपना नोट्स बनाना चाहिए, पर मेरे पास तो बस 6 महीना था, तो हम इतना ही कर पाए, जो कर पाए हम आपको बता दिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, या फिर अगर कोई भी हेल्प हुआ मेरे वीडियो से, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि हम और वीडियो ऐसा बना सकते हैं और हमको बनाना चाहिए, देन प्लीज़ कॉमेंट ऑन दिस वीडियो येस। अगर नहीं लगता देन यू कैन कॉमेंट नो ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।